हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी और मेरे सिमी कैरेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जीपीएससी के सिलेबस के आधार पर हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के गुप्त साम्राज्यों के। तो हमने पहले ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हैं कि मगध साम्राज्य पढ़ चुके हैं, मौर्य साम्राज्यों के मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाकर देख लेंगे। ओके और आज हम लोग का जो टॉपिक है गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य ओके। तो गुप्त वंश का जो इतिहास है उसके बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है गुप्त वंश से उससे रिलेटेड मैंने टोटल 70 क्वेश्चन बनाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके आपको इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आ सकते हैं और आने की चांस है, वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम एकदम अच्छे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मैप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं देख लीजिए। जो ग्रीन कलर है वो है चंद्रगुप्त और जो येलो कलर है वो आप हो जाएगा समुद्रगुप्त का एरिया। ठीक है, और विक्रमादित्य क्या है जो हाई डार्क मतलब लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो डार्क ये चंद्रगुप्त का एरिया है। ओके, और ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है वो है येलो कलर है वो समुद्रगुप्त वंश मतलब जो समुद्रगुप्त थे वे उन्होंने वहाँ पे शासन किया। जो येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे, और यहाँ जो लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ओके ये यहाँ पे विक्रम आदित्य चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य ने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, ये मैंने मैप से थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की थी ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो हम चलते हैं, हम इससे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त। ओके, हम गुप्त वंश के जो भी डिटेल्स हैं वो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4वीं शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ? तो वो कौन सा था? गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने किए थे और हम इनके बारे में देखेंगे वे कौन सी उपाधि प्राप्त किए थे। ठीक है, जो श्रीगुप्त हैं उन्होंने महाराज का उपाधि प्राप्त किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी तो आपको बताना है किसने की थी? श्रीगुप्त ने स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का उदय भारत के किस भाग में हुआ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। ओके, यानी जो गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ वो कहाँ हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीगुप्त ने कब गुप्त वंश की स्थापना की? तो ये जो गुप्त वंश की स्थापना की श्रीगुप्त ने की थी और कब की है? तो उन्होंने 240 ईसा पूर्व 240 ईसा पूर्व उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर वाले वीडियो में बता दी थी कि श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक कौन हुआ? तो श्रीगुप्त की जो मृत्यु हुई उसके बाद किसने शासन किया? ठीक है, तो घटोत्कच। कौन थे? घटोत्कच। श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद कौन शासन किया? तो घटोत्कच ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटोत्कच ने कब से कब तक शासन किया? तो उन्होंने शासन किया 280 ईसा से लेके 319 तक उन्होंने शासन किया। किसने? घटोत्कच ने। ओके, और ये जो ऊपर में देख रहे हैं ये महाराज। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था? तो घटोत्कच के बाद कौन शासन था गुप्त वंश का शासक था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था? तो वह था
चंद्रगुप्त प्रथम, और जो कि घटोत्कच के पुत्र थे। ठीक है, घटोत्कच के बाद जो यानी कि जो मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु हुई, तब कौन शासन किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये घटोत्कच के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? ओके, तो प्रथम प्रतापी राजा कौन था? गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? तो प्रथम प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। ठीक है, किनके साथ हुआ था? वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वे कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो महाराज धीराज का। ठीक है, महाराज धीराज का उपाधि ग्रहण किया था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और हमने पहले देखा श्रीगुप्त जो थे उन्होंने कौन सा धारण किया था? तो श्रीगुप्त थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। ओके, और जो चंद्रगुप्त प्रथम है उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त की थी, या तो उन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन कब से कब तक हुआ? तो चंद्रगुप्त का शासन 320 से लेके 335 तक इसका शासन काल, यानी इन्होंने शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त संवत किसने चलाया था? तो गुप्त संवत किसने चलाया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और कब? 320 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन बैठा? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने विजय किया। ठीक है, लेकिन इसको जानने के क्या स्रोत हैं? तो इसके स्रोत हैं अभी इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ अभिलेख। ठीक है, इलाहाबाद में एक स्तंभ है जिसको देखकर लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस अभिलेख को देखकर कि चंद्रगुप्त विजय हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो की थी हरिसेन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का राज कवि और शांति तथा युद्ध मंत्री। ठीक है, वो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का एक राज कवि था। राज कवि यानी कि उन मतलब जो राज दरबार होते हैं ना वहाँ पे कविता बोलते हैं। ठीक है, और शांति के प्रतीक वो काम करते थे, और युद्ध, ठीक है, युद्ध मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में थी? ठीक है, जो इलाहाबाद में जो हमने बताया ना समुद्र ने विजय किया, वो उसी अभिलेख को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और वो जो अभिलेख लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किस कारणवश अश्वमेध करवाया था? समुद्रगुप्त ने किस कारणवश अश्वमेध करवाया था? तो उन्होंने अपनी विजय की उद्घोषणा हेतु, ठीक है, उन्होंने विजय किया था,
इसलिए उन्होंने घोषणा करने के लिए उन्होंने अश्वमेध करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश के किस राजा को सिक्के में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? किनको दिखाया गया है? चंद्रगुप्त को। ठीक है, जो गुप्त वंश थे, ठीक है, उस टाइम जो चंद्रगुप्त वंश थे, उस टाइम जो सिक्का चलता था उसमें कौन से राजा का चित्र था और उसमें वे वीणा बजा रहे थे? तो वो कौन से राजा थे? समुद्रगुप्त राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में श्रीलंका के राजा ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति शासक से मांगी थी। यानी जो गुप्त काल में, ठीक है, श्रीलंका के राजा ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी, वो कौन से शासक से मांगी? तो वो उन्होंने किन से मांगी थी? चंद्रगुप्त से। ओके, गुप्त श्रीलंका के जो राजा थे, श्रीलंका के राजा, ठीक है, श्रीलंका के जो राजा थे वे कहाँ पे? गया, जो कि अभी बिहार में है। बिहार के गया में मंदिर, बौद्ध मंदिर बनाने के लिए कौन से राजा से परमिशन लिया था? तो वो समुद्रगुप्त से परमिशन लिया था कि वे गया में बौद्ध मंदिर बनवाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का वह कौन सा राजा था जिसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो वो कौन से राजा थे? वे राजा थे मेधनवर्मन। मेधनवर्मन राजा थे जिन्होंने गया में मंदिर, बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए परमिशन लिया था। किससे? समुद्रगुप्त शासक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो गुप्त वंश के जो शासक थे वे किस धर्म के अनुयायी थे? तो वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासन काल में किस धर्म की उन्नति हुई? तो जो गुप्त वंश शासन काल में जो धर्म की उन्नति हुई, हिंदू धर्म की हुई। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पहले बताएं कि जो गुप्त वंश के जो शासक थे ना, राजा लोग थे, वे लोग हिंदू धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को? हिंदू धर्म को मानते थे, इसलिए हिंदू धर्म क्या हुआ? अच्छा, मतलब उनका प्रमोट हुआ, विकसित हुआ। ठीक है, उनका उन्नति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में राज्य की भाषा क्या थी? ठीक है, तो जो गुप्त काल में थे उसके राज्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वे अश्वमेधर्ता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने शासन किया 335 ईसा से लेके 375 ईसा तक। कब से? 335 ईसा से लेके 375 ईसा तक उन्होंने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकार कौन हुआ? ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकार कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वे समुद्रगुप्त के पुत्र थे, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तराधिकार लिया। ठीक है, वे शासन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? समुद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ओके, चंद्रगुप्त, यहाँ पे ये हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? तो वह बैठा 380 ईस्वी में। कब? 380 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो हमने जो आगे देखा था
उसमें था कि प्रतापी राजा, ठीक है, प्रथम प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सी? चंद्रगुप्त, ठीक है। कौन सी? चंद्रगुप्त ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये प्रसिद्ध हुए चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य नेम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी क्यों कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने शंखों को परास्त किया था, ठीक है। परास्त मतलब जीत ना होके, तो उन्होंने शंख को परास्त किया था, इसीलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी भी कहा जाता है। ओके, और हमने देखा कि चंद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उन्हें विक्रम आदित्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख नवरत्न कौन थे? ठीक है, यहाँ पे नवरत्न मीन्स जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ठीक है, उनके दरबार में बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंस यानी अच्छे पर्सन थे, यानी उनके महत्वपूर्ण पर्सन थे, वे उनको नवरत्न कहा गया है। तो वे कौन कौन से थे? कालिदास थे, आर्यभट्ट थे, धन्वंतरी थे, ब्रह्ममिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे, अमरशी। ये जो तीनों व्यक्ति हैं वे विक्रमादित्य के दरबार के प्रमुख नवरत्न थे। तो हम इनके बारे में भी कुछ पॉइंट जानेंगे आगे, जो इसमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। कालिदास कौन था? कालिदास कौन था? कालिदास कौन था? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के नवरत्नों में से एक, वह एक महान संस्कृति भाषा का कवि था, ठीक है। कालिदास कवि थे, कौन से भाषा के? संस्कृत भाषा के कवि थे, जो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में वे कविता बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? तो कालिदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है मेधुतम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम, ठीक है। ये तीनों हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी रचना किसने की है? कालिदास ने की है। नेक्स्ट है वरमिहिर कौन था? वरमिहिर कौन था? तो ये थे वरमिहिर चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्र थे। कौन थे? खगोल शास्त्र थे, ठीक है। कौन थे? प्रसिद्ध खगोल शास्त्र, ओके। हमने देखा जो कालिदास हैं वो कौन थे? संस्कृत भाषा के एक महान कवि थे, ठीक है। एक महान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरमिहिर का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो व्रत साहित्य, ठीक है। वरमिहिर का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो व्रत साहित्य, ठीक है। व्रत साहित्य है जो कि वरमिहिर का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट कौन था? तो आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के 9 रत्नों में से एक और अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, तो वे एक क्या थे? गणितज्ञ थे। ठीक है, एक क्या थे? गणितज्ञ थे। ठीक है, आर्यभट्ट क्या थे? एक गणितज्ञ थे, यानी विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के दरबार में एक गणितज्ञ का काम करते थे। ओके, तो हमने ऊपर में देखा जो ब्रह्म मिहिर थे वो क्या थे? एक खगोल शास्त्र थे। कालिदास क्या थे? उनके दरबार के एक कवि थे जो संस्कृत भाषा में कवि बोलते थे। ठीक है, और हमने और एक पढ़ा था, और एक कौन थे? ब्रह्म मिहिर, कालिदास। ठीक है, कालिदास हमने पढ़ा, और मिहिर पढ़ा। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा जो एक गणितज्ञ थे। ठीक है, आज के लिए भी वे सबसे बड़े हैं। ओके, और उन्होंने कौन से मैथमेटिक्स पे काम किया था? तो उन्होंने काम किया था दशमलव प्रणाली का विकास किया था। ओके, नेक्स्ट है, आर्यभट्ट आर्यभट्ट की प्रमुख देन क्या थी? तो आर्यभट्ट की प्रमुख देन थी, आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे। क्या थे? नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वे एक नक्षत्र वैज्ञानिक भी थे, आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया था सबसे पहले कि जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। मैंने आप लोग ऊपर में ही बताई कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये आर्यभट्ट ने डिस्कशन किया था, ये डिस्क्राइब किया था, इसलिए हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य सिद्धांत जो है किताब उसको किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरि कौन था? धन्वंतरि कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक आचार्य और चिकित्सक। ठीक है, वे आयुर्वेदिक के एक टीचर भी थे जो स्टूडेंट लोग को सिखाते भी थे, और वे एक चिकित्सक का भी काम करते थे। ठीक है, कौन थे वे? विक्रमादित्य के एक चिकित्सक और आयुर्वेद आचार्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कब से कब तक शासन किया? तो वे कब तक शासन किए? वे 380 ईसा से लेके 412 तक उन्होंने शासन किया था, गुप्त वंश के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकार कौन था? उत्तराधिकारी कौन थे? तो उसके पुत्र थे, उनका पुत्र, ओके, उनके पुत्र कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त जो थे, उनके बाद वे गद्दी पर बैठे थे गुप्त वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासक ने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई, तो वह कौन से राजा थे जिन्होंने अपने ही जब शासन कर रहे थे तब मुद्रा का सबसे ज़्यादा जारी करवाया था? तो वो था कुमारगुप्त। कौन से राजा थे? तो कुमारगुप्त थे, जिन्होंने मुद्राएं बहुत ज़्यादा ही जारी करवाया था, और वे कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कौन है? तो कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? तो कुमारगुप्त कब तक शासन किए? तो उन्होंने 115 से लेके 454 तक उन्होंने शासन किया गुप्त वंश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमार गुप्त का उत्तराधिकार कौन था? तो स्कंद गुप्त। ओके, यहाँ गुप्त हो गया है। स्कंद गुप्त थे जो कुमार गुप्त के उत्तराधिकार थे। ठीक है, कुमार गुप्त के बाद जो शासन किया वे कौन थे? स्कंद गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक थे भानुगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक किस प्रकार हुआ? तो जो गुप्त वंश का जो अंतिम शासन मतलब खत्म किस प्रकार हुआ? तो वे हुन नेता तोरमान के आक्रमण द्वारा। ठीक है, हुन नेता तोरमान के आक्रमण की वजह से ही वे हार गए और जो गुप्त वंश थे उनका वंश फिनिश हो गया। ओके, वहाँ पे शासन की राजगद्दी है उस पर उनका शासन करना खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो गुप्त वंश शासन किया 320 से लेकर 570 तक उन्होंने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भू राजस्व कितना होता था? तो भू राजस्व कितना होता था? तो वो होता था कुल उत्पादन का 1/4 या 1/5 से लेके 1/6, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग पहले भी बता चुकी हूँ कि जो राजा थे उन लोगों को कर के रूप में कितने देते थे? 1/4 से लेके 1/6 तक देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर कौन था? तो उज्जैन। ठीक है, गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था। ठीक है, और प्रचलित एरिया था, तो वो कौन सा एरिया था? तो वो था उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण करने का जो कला है वो उसका जो जन्म यानी स्टार्टिंग कब से हुआ था? तो गुप्त काल से हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का मंदिर किस गुप्त सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो जो चीन का जो मंदिर है वो श्री गुप्त द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो जो गुप्त थे उनके द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे, ठीक है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस या चर्चित है वो कौन सा है? 10 अवतार मंदिर, जो कि देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को भारतीय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय का स्वर्ण युग कौन से युग को कहा जाता है, तो आपको बताना है इसमें गुप्त काल को। ठीक है, कौन से काल को? गुप्त काल को भारतीय का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में बंगाल की खाड़ी में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? जब गुप्त काल का जो शासन चल रहा था उस टाइम बंगाल की खाड़ी में कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह थी? तो वो थी ताम्रलिप्ति। कौन सी? ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है गुप्त काल में बहुत ही प्रसिद्ध थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में अरब सागर में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पे अरब सागर में प्रसिद्ध बंदरगाह की बात करें तो वो था बडौच। कौन सा? बडौच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन काल में रामायण, महाभारत तथा पुराण को पुनः लिखकर वर्तमान रूप दिया गया है? तो ये जो पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये जो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इसको एक नया, ठीक है, नए रूप में लिखकर हमारे जो आज वर्तमान में पढ़ते हैं वर्तमान रूप दिया। तो वो कौन सा शासन काल था? तो वो था गुप्त काल। ओके, कौन सा काल था? गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में नागार्जुन किस क्षेत्र से जुड़े थे? जो नागार्जुन थे वे कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? तो वे प्रसिद्ध रसायन शास्त्र से जुड़े थे। ठीक है,
केमिकल, ओके, केमिकल रेस्ट एलिमेंट उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के किस लोकप्रिय ग्रंथ में कहानियों का संग्रह है? ओके, तो जो संस्कृत के कौन से ग्रंथ हैं जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, ओके, अच्छे हैं, जो पढ़ने लायक हैं, तो वो था पंचतंत्र में। कौन से ग्रंथ में? तो पंचतंत्र ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? जो गुप्त काल थे जब उच्च शिक्षा का जो प्राप्ति वाला महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? नालंदा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उसको किन्होंने बनाया था? तो ये गुप्त काल के लोग थे, और इनका ये जो शिक्षा प्राप्त करने का ये एक अच्छे महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन से काल का? तो गुप्त काल का, ठीक है। और हमने जो मगध मगध जो मौर्य साम्राज्य, ओके, हमने मौर्य साम्राज्य में जो पढ़ा था, तो उनके जो केंद्र कौन सा था स्टडी का? तो वो था तक्षशिला, ठीक है। मौर्य काल में जो पढ़ने के लिए जो बनाया गया था और फेमस कौन सा था? वह था तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला था। और गुप्त काल में वो कौन सा है? नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में महरौली के निकट एक लौह स्तंभ किस काल का बना हुआ है? तो वह गुप्त काल का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? महरौली का जो स्तंभ है वो दिल्ली में है, जो कि वह किस शासक से संबंधित है? तो वो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य से संबंधित है, ठीक है। महरौली, ओके, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये दिल्ली में है, और ये जो महरौली दिल्ली में है, और जो महरौली का जो स्तंभ लेख है वो कौन से शासक से अगर संबंधित है तो पूछा जाए तो आपको बताना है चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये राज्य है पाटलिपुत्र में, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता की गुफाओं की कलात्मक चित्र किस काल की है? तो ये गुप्त काल की है, ठीक है। अजंताओं की गुफा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट एग्जाम पे पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि औरंगाबाद जिले में जो अजंता की गुफाओं में जो कलात्मक दीवारों पे जो चित्र बनाए गए हैं वो किस काल की है, ठीक है, कौन से काल की है पूछा जाए तो आपको बताना है चंद्रगुप्त काल की। कौन से काल के? चंद्रगुप्त काल के। तो ये हमारा पूरा ऑलरेडी जो हमने बनाया वो आज का जो था कौन सा? मौर्य काल का, ठीक, सॉरी, गुप्त काल का। गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य कह सकते हैं, या तो गुप्त वंश कह सकते हैं। तो ये गुप्त वंश का जो इतिहास था मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, टोटल आधे घंटे, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन मिस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से अलग जगह से आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में फिक्स होते हैं ना, इधर उधर नहीं हो सकते। तो मैंने आप यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं मैंने उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप मेरे वीडियो को और लोग भी देख सकें, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आप लोगों को फिर बनाने वाली हूँ वर्धन राजवंश का और कुशन वंश का बनाने वाली हूँ, जो कि जीपीएससी के सिलेबस में है। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पूर्व मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत, ओके। उसके बाद मैं आधुनिक के कुछ इंपॉर्टेंस बनाऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है। जो मैंने टॉपिक्स पहले ही मार्क कर चुकी हूँ, ठीक है, कौन कौन से आने वाले हैं। तो आधुनिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाय बाय, तो हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर यू, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को।